Hello students, so today we are going to start our new topic statistics NCERT maths class 11th chapter 15 introduction part of exercise 15.1। तो बच्चों स्टैटिस्टिक्स के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है क्लास 10th स्टैंडर्ड में। तो पहले हम उसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद क्लास 11th में किस टॉपिक पे स्टडी करना है इसकी बात करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? द स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द डाटा कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। वी कैन मेक डिसीजन अबाउट द डाटा बाय एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इट। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। सपोज क्लास 11th के साइंस के बच्चों में जिन्होंने क्लास 10th में मार्क्स पाए हैं, उसके एवरेज वैल्यू को हमको फाइंड आउट करनी है कि हमारे क्लास 10th का रिजल्ट कैसा रहा, हमारे स्कूल के क्लास 10th का रिजल्ट कैसा रहा। तो सभी बच्चों के मार्क्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि किस बच्चे को साइंस दिया जाए तो किस बच्चे को कॉमर्स दिया जाए। तो ये क्या आता था हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में। तो हम लोग इसको किस बेस पे करते थे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पे क्लास 10th में हम लोगों ने किया है स्टेटिस्टिक्स को। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या था? तो ये कह रहा था, ये क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मेथड ऑफ फाइंडिंग a representative value for the given data। तो सपोज 120 बच्चे हैं और उसके मार्क्स को बताना है कि हमारे यहाँ का रिजल्ट, हमारे स्कूल का रिजल्ट कितना रहा। तो सभी बच्चों के मार्क्स को लेकर के और हम लोग एवरेज निकालते थे। तो कहते थे मैक्सिमम बच्चे क्या है, सपोज 85 आ गया एवरेज, तो हम कहते थे अप्रॉक्स 85% हमारे स्कूल के बच्चों ने पाया है। लेकिन ये क्या होता था, डाटा सफिशिएंट, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि 60% वाले भी होंगे, 70% वाले भी होंगे, 40% वाले भी हो सकते हैं, 50% वाले भी होंगे। तो ये क्लियर डाटा नहीं होता था। और उसको हम फाइंड कैसे करते थे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा वैल्यू क्या आती थी? मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन, मीडियन, मोड से जो है हमको क्लियर जो है रिजल्ट नहीं मिल पाते थे। ये क्या करता था? इट गिव्स अस द रफ आइडिया वेयर द डाटा पॉइंट आर सेंटर्ड। यानी जो हम सेंटर्ड वैल्यू निकालते थे, ऑलरेडी मीन, मीडियन, मोड में क्या होता था? सेंटर्ड वैल्यू ही फाइंड आउट करते थे। तो वो डाटा क्या होता था? एक रफ आइडिया रहता था और उसके बेसिस पे हम जो है डिसीजंस को लेते थे। और वो डाटा जो है जरूरी नहीं है कि हमेशा करेक्ट ही हो। तो उस तरह के चीज़ों को थोड़ा ओवरकम करने के लिए, अच्छे से डिसीजन लेने के लिए जो मेथड अप्लाई किया गया वो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जो कि क्लास 11th में हम स्टडी करेंगे। और मेजर ऑफ डिस्पर्सन है क्या? वो कहता है कि हाउ मच डाटा स्कैटर्ड अबाउट द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू या सेंटर्ड वैल्यू के आसपास में जो डाटा हमारे हैं कलेक्ट हुए हैं, वो कितने स्कैटर्ड हो रहे हैं, किस बच्चों के कितने स्कैटर्ड हो रहे हैं, उसके बेस पे हम लोग परफॉर्मेंस का जो है डिसीजन लेते थे। तो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल्स हमारे ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में ही है, उसी को मैंने लिया है। तो यहाँ पे दिया है, कंसीडर द रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन इन देयर लास्ट 10 मैचेस। 2 बैट्समैन है, उन्होंने 10 मैचेस में कुछ रन स्कोर किया है, उसको हमने लिखा है बैट्समैन ए ने स्कोर किया है
फर्स्ट मैच में 30, फिर 91, 0, 64, 42, 80, 30, 5, 117, 71। अब बैट्समैन बी ने 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57, 52। अब क्या किया, इसका हम मीन और मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम इसका एवरेज वैल्यू मीन या मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो देखिए बैट्समैन ए का इसको सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसको सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद मीडियन ऑलरेडी क्लास 10th में निकालना सिखा ही आप लोगों ने। तो मीन क्या होगा, बैट्समैन ए का 53, बैट्समैन बी का भी 53 और मीडियन भी 53, 53। यानी अगर हम इस दोनों डाटा को के मीन को अगर देखें तो इसके बेसिस पे अगर हम डिसीजन लेना चाहें तो हम ये नहीं कर सकते कि किसका परफॉर्मेंस बेटर है। तो बेटर परफॉर्मेंस या कौन अच्छा बैट्समैन होगा उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाटा को हम स्कैटर्ड करके देखते हैं, स्प्लिट करके देखते हैं उस एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग कि वो कितना स्प्लिट हो रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं और वो क्या होता है, डिसीजन हमारा फिर सही होता है, एग्जैक्ट होता है। तो सपोज हमने ये लाइन ड्रॉ किया, उस पर हमने ये नंबर शो कर दिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। अब क्या है, इसका जो अगर हम मीन के अकॉर्डिंग अगर लेते हैं तो मीन क्या है, दोनों का 53 है। तो उसी तरह से हमने बी वाले का भी लिया है। तो पहले हम ए की बात करते हैं। तो देखिए ये मीन क्या है, 53 है। तो बैट्समैन ए जो सबसे कम मार्क्स बनाया वो क्या है, 0 है। तो देखिए 0 यहाँ पे आ गया, हमने डॉट लगा दिया। उसके बाद उसने 5 बनाया, फिर क्या किया, कभी 30 बनाया किसी मैच में, फिर कभी किसी मैच में उसने क्या बनाया, 30 के बाद 42 बनाया, फिर कभी उसने क्या 117 बना दिया। यानी कभी वो 0 बना रहा है, कभी 117 बना रहा है, तो कभी 53। तो अगर 53 के अकॉर्डिंग हम इसका कंपैरिजन करें तो बैट्समैन ए का परफॉर्मेंस क्या है, 0 से लेकर के 117 के बीच में। यानी वो 0 पे भी आउट हो सकता है और 117 भी बना सकता है। यानी इसकी वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग में। यानी ये 0 भी हो सकता है, 117 भी हो सकता है। बट अगर हम बैट्समैन बी की बात करें तो देखिए 53 है इसकी एवरेज वैल्यू, और सबसे कम मार्क्स, सबसे कम स्कोर उसने क्या बनाया, 46 बनाया। तो 46 हमने यहाँ ले लिया। फिर उसके बाद उसने 48 बनाया, फिर 50 है, उसके बाद 58 बनाया, फिर 60 बनाया, 57 बनाया। यानी अगर हम ये देखें तो बैट्समैन ए का परफॉर्मेंस क्या है, 46 से लेकर के 60 के बीच में इसके स्कोर है, रन के स्कोर। तो अगर हम ये कहें तो इसकी वेरिएबिलिटी क्या है, कम है। वेरिएबिलिटी क्या है, बहुत ही लेस है। लेस का मतलब कि ये नहीं कि कभी ये 0 पे आउट हो जा रहा है तो कभी 100 या 50 रन या इस तरह का बना रहा है। एक एवरेज मार्क्स इसका क्या है, कभी ये 0 पे आउट नहीं होगा। यानी इसका परफॉर्मेंस बेटर है कंपेरिजन टू ए के, क्योंकि ए की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। वेरिएबिलिटी मीन्स उसके खेलने के तरीके में कभी या तो वो 0 पे आउट हो रहा है या तो 100 बना दे रहा है। बट मैच में हमको ऐसे बैट्समैन तो चाहिए नहीं कि वो 0 पे भी आउट हो जाए और 100 भी बना दे। हमको तो ऐसे चाहिए जो अप्रॉक्स हाफ सेंचुरी तक हर मैच में पहुंचा दे। तो इसमें इसकी वेरिएबिलिटी जो है कम है, तो इसका परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटर होगा। तो जिसकी वेरिएबिलिटी कम होती है उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटर होगा कंपेरिजन टू मोर वेरिएबिलिटी के। तो हम ये कह सकते हैं कि बैट्समैन बी इज बेटर देन द बैट्समैन ए। तो हम किसको चूज करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, बैट्समैन बी को। क्यों कि उसका परफॉर्मेंस बेटर है बैट्समैन ए के कंपेरिजन में। तो स्टूडेंट्स, और जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात करते थे, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या करते थे, ये नहीं कि सभी के सिंगल हम
डाटा को कलेक्ट करके उसके बेसिस पे डिसीजन लेते थे। सपोज हम क्लास 11th साइंस की मान ली बात करते हैं, हमको जो है इस क्लास का परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, तो हम हर एक बच्चे को बुला करके उसका परफॉर्मेंस या उसका जो है टेस्ट नहीं ले सकते। तो करते क्या हम लोग एक मॉनिटर चूज कर लेते हैं और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, और जिस तरह का इंफॉर्मेशंस मॉनिटर प्रोवाइड कराता था और मॉनिटर का परफॉर्मेंस क्या होता था उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेते थे कि हमारा क्लास के डिसिप्लिन कैसे है, क्लास के परफॉर्मेंस कैसे हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चूज कर लेते थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। तो अब हम बात करते हैं क्लास 11th में जो हम लोग स्टडी करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन की। तो सबसे पहले हम उसके कंसेप्ट के बारे में एग्जाम्पल के थ्रू समझे, उसको हमने वर्ड में यहाँ पे राइट डाउन किया है। ये कह रहा है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन डाटा। यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सफिशिएंट नहीं है किसी भी डाटा के इंफॉर्मेशंस के लिए। तो दूसरा तरीका क्या है, वेरिएबिलिटी इज द अनदर फैक्टर विच रिक्वायर्ड टू बी स्टडीज अंडर द स्टैटिस्टिक्स। तो हम वेरिएबिलिटी चेक करके वेरिएबिलिटी के बेस पे हम जो है एग्जैक्ट डिसीजंस ले सकते हैं किसी भी डाटा के अकॉर्डिंग। लाइक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वी वांट टू हैव अ सिंगल नंबर टू डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी। जिस तरह से हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते थे, एक एवरेज वैल्यू निकालते थे, उसी तरह से वेरिएबिलिटी में भी हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल वैल्यूज या एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते थे, एक सिंगल नंबर को चूज करेंगे, एंड दिस सिंगल नंबर इज कॉल्ड द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। और यही सिंगल नंबर्स क्या कहलाता है, हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहलाता है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, द मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जब मेजर दैट आर कंस्ट्रक्टेड टू इंडिकेट द स्प्रेड ऑफ डाटा विथ रिस्पेक्ट टू द एवरेज इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। यानी हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जो भी डाटा दिया हुआ है उसके एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उस डाटा के वैल्यू को, उसके परफॉर्मेंस की वैल्यू को लेकर के एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसकी वेरिएबिलिटी को चेक करते हैं और उसके बेस पे जो है हम डिसीजन लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो एक एग्जांपल हमने और लिया है, 100 मार्क्स का पेपर है, दो स्टूडेंट्स ए और बी हैं जिनका परफॉर्मेंस डिफरेंट सब्जेक्ट में हमने लिया है। तो स्टूडेंट्स ए फिजिक्स में 18, केमिस्ट्री में 53, मैथ्स में 82, इंग्लिश में 57 और हिंदी में 50 ऑब्टेन करता है। अब स्टूडेंट्स बी के मार्क्स क्या हैं, ऑब्टेनिंग मार्क्स 50, 52, 58, 51 एंड 49। अब हम इसके मीन के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो इसका अगर दोनों का मीन निकालें तो देखिए, इसको सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो मीन हमारा ए का क्या हो गया 52 और इसका भी 52। तो अगर हम इसको देख करके डिसीजन लें तो क्या करेंगे, इसमें क्या है, दोनों अच्छे हैं पढ़ने में, बट ये एग्जैक्ट हमारा डिसीजन नहीं होगा, ये करेक्ट डिसीजन नहीं होगा। तो करेक्ट डिसीजन के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके डाटा को हम स्प्लिट करके चेक करते हैं कि वो कितना वेरिएबल हो रहा है, कितनी वेरिएबिलिटी इसमें है। तो ए स्टूडेंट्स का हमने डाटा लिया और ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक लिया, और जो एवरेज वैल्यू इसकी क्या है 52 है। तो अगर हम ए की बात करें, ए स्टूडेंट्स की,
तो देखिए ये 18 मार्क्स पाया तो 52 और ये 18 हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद उसने क्या पाया 53, तो 53 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 53। फिर क्या है 50 है तो 50 लिख दिया। तो अब देखिए ये 18 से लेकर के और मैक्सिमम मार्क्स क्या है 82 तक, मतलब 18 से 82 तक, यानी ये मिनिमम मार्क्स 18 भी पा रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स 82, यानी किसी सब्जेक्ट में तो ये बहुत अच्छे हैं बट कुछ सब्जेक्ट में बहुत ही लो हैं। अगर हम बात बी की करें तो देखिए बी क्या है 50, 52, 58, 51, 49 और 52 हमारी एवरेज वैल्यू है। और इसको अगर हम स्प्लिट करके देखें तो ये बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं आ रही है इनके सब्जेक्ट्स में के मार्क्स में, यानी ये लगभग 50 से लेकर के 60 के बीच में ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका परफॉर्मेंस बेटर है कंपेरिजन टू ए के। ये नहीं कि इसने मैथ्स में 82 पा लिया तो ये बहुत अच्छा स्टूडेंट्स हो गया। हमको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स अच्छे चाहिए और उसमें क्या है बी के मार्क्स क्या हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में वो एवरेज मार्क्स के आसपास में ही है। तो बी का परफॉर्मेंस बेटर होगा कंपेरिजन टू ए के। तो इसको हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। सो बच्चों मेजर ऑफ डिस्पर्सन फाइंड आउट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला है मेथड रेंज। अब देखिए रेंज अगर हमको फाइंड करना है तो रेंज हमारा क्या होता है, रेंज अगर निकालना होता है तो जो डाटा गिवन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को लेते हैं अब माइनस उसके मिनिमम वैल्यू को, और हम माइनस कर देते हैं और जो वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि ये इतने मार्क्स पाएंगे। सपोज अभी हमने लिया था 2 स्टूडेंट्स का, तो ए क्या था 82 मैक्सिमम वैल्यू थी और मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी 11, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 1182 और मिनिमम वैल्यू क्या थी 18 थी। तो इसको अगर हम माइनस करें तो क्या हो गया 4 और 7 में से 1 गया 6, 64 है। और उसी तरह से अगर बी की निकालें तो बी का मैक्सिमम जो उसने मार्क्स स्कोर किया था वो क्या था 58 और मिनिमम क्या था 49। तो 58 माइनस 49, 58 माइनस 49, तो अगर हम इसको चेक करें तो देखिए ये क्या हो गया 8, 89 और ये 4, यानी इसकी वेरिएबिलिटी क्या है 9 मार्क्स केवल वेरी कर रहा है, जबकि इसके मार्क्स कितने कर रहा है 64। तो इसके बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है 64 का वेरिएशन हो रहा है, जबकि इसमें 9 का वेरिएशन होगा। तो बी बेटर है ए से, बट ये हमेशा सही नहीं होता है। तो इसका हम लोग यूज बहुत कम करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए क्वार्टाइल डेविएशन से। और अगर रेंज में जिसकी वेरिएबिलिटी मोर होगी उसका परफॉर्मेंस लेस होगा और जिसकी वेरिएबिलिटी लेस होगी उसका परफॉर्मेंस बेटर होगा। और नेक्स्ट मेथड है इसका क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन जनरली हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं 1/4 डाटा लेकर के उसकी वेरिएबिलिटी चेक करते हैं। अब हमको जो पढ़ना है वो क्या है मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम बात करते हैं कि मीन डेविएशन होता क्या है। तो बच्चों मीन डेविएशन जनरली फाइंड आउट करते हैं अबाउट सेंट्रल वैल्यूज। मीन डेविएशंस फाइंड आउट अबाउट द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू के अकॉर्डिंग अबाउट में ही हम लोग मीन डेविएशन को फाइंड करते हैं। और सेंट्रल वैल्यू होता क्या है मीन एंड मीडियन। और इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन इक्वल टू सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशन। तो सम ऑफ डेविएशंस क्या होते हैं ऑलवेज 0 हो जाते हैं और डिवाइडेड बाय n, तो इससे हम कोई रिजल्ट तो शो नहीं कर सकते। तो आखिर निकालेंगे कैसे, जबकि सम ऑफ डेविएशंस तो 0 होता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
एक डाटा हमने लिया है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ये कोई डाटा दिया हुआ है, इसका हमने मीन निकाला। तो मीन के अबाउट हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया 6 + 7, ये सबको ऐड कर दिया, 8 से डिवाइड किया, ये हो गया 9। अब हम डेविएशन की बात करेंगे। डेविएशन मीन्स जो भी डाटा हमारे दिए हुए हैं उसके एवरेज वैल्यू के कंपैरिजन में ये डाटा कितना डेविएट हो रहा है, कितने डिफरेंसेस हो रहा है। तो 6 - 9, 7 - 9, 10 - 9, 12 - 9, फिर 13 - 9, 4 - 9, 8 - 9 एंड 12 - 9। तो क्या हो गया -3, -2, 1, 3, 4, -5, -1, 3। ये हो गया हमारा डेविएशन। अब सम ऑफ डेविएशन की अगर बात करें तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। और मीन डेविएशन क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 0 आ गई। तब तो हम किसी रिजल्ट पे पहुंच ही नहीं सकते। अब हम यहाँ पे पता ही नहीं कर सकते कि किसका परफॉर्मेंस या इसका वेरिएबिलिटी कितनी है, इसका परफॉर्मेंस या मीन डेविएशन या इसका रिप्रेजेंटेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि कहा कि जो मीन डेविएशन हम निकालते हैं, ये जो डेविएशन हम फाइंड आउट किए हैं, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू का सम लेकर के हम लोग जो है मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा हुआ क्या, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन और अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स कि -3 को मॉडुलस में रख दीजिए, -2 को मॉडुलस में रख दीजिए, फिर 1 को मॉडुलस में रख के इस तरह से सबका ऐड कर लें। तो ये क्या होगा, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशंस हो जाएंगे। और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पे हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, और जिससे कि हमको इसका कंसेप्ट समझने में और क्लियरिटी आए। सो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द some examples related to the mean deviation.